जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस छोटे से प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विथ आशुतोष पर। प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर इंग्लिश ट्रांसलेशन से संबंधित क्लासेस को स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें से हमारी ये आज शायद 5वीं या 6वीं क्लास है। इससे पहले हम यूज ऑफ इज एम आर वाज वेयर हैज हैव हैड और टेंस से बेसिक जानकारी और उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर चर्चा कर चुके हैं। आज ही हमारी टेंस की तीसरी क्लास और ट्रांसलेशन की ये 6वीं क्लास। इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर चर्चा करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियोस को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ में लाइक और ये वीडियो कैसा लगा इस चीज़ का कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब हमारा जो है हौसला बढ़ाता है और हम अच्छे अच्छे वीडियो जो है आपके सामने ऐसे ही लाता हूँ। मैं सारी चीज़ें आप लोगों के लिए आसान करता हूँ कि आपको कहीं जाना ना पड़े, आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। तो चलिए इसी के साथ हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए देखते हैं, अब हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी पहचान जानेंगे। क्या जानेंगे? पहचान। तो इसकी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान जो है ये होती है वर्ब प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं। देखिए, हमें क्या पहचानना है? हमें पहचानना कि वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ लगा हो। ऐसा नहीं कि चाहे जहाँ रहा हो रही हो लगे हो। ऐसा आप करेंगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। ठीक है, हर कंडीशन में सही नहीं होता। इसीलिए हमें क्या देखना है? वर्ब यानी क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तो वहीं पर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब देखिए, क्रिया क्या होती है चीज़ हम आपको बताएंगे। अभी तो इसे जान लो, जैसे खेलना, पीना, चलना, रोना, गाना, हंसना, खेलना, ये सब हमारी क्रिया हैं। लेकिन इस पर भी हम जब पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ाएंगे तो उसमें हम ये चीज़ आपको आसानी से एकदम सरल तरीके से आपको बताएंगे, जिसके माध्यम से आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो अभी खैर हम इंग्लिश ट्रांसलेशन पर चल रहे हैं, तो अभी ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद ही हम उसे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसमें जो है वर्ब प्लस रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसके बाद इसमें रूल है। रूल का मतलब होता है नियम। रूल का मतलब नियम। इसमें पहला रूल है एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज और क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी एक वचन कर्ता क्या होता है? ही, सी, इट या किसी का नाम, ये सब क्या है? एक वचन करता है। इसके साथ जब वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे होंगे तो वहां पर इज का और प्लस क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा। देखिए, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा क्रिया की मतलब 5वीं फॉर्म, तो 5वीं फॉर्म का मतलब भी आईएनजी फॉर्म होता है। ठीक है, तो एक वचनकर्ता के साथ इज और क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद रूल नंबर 2 है बहुवचनकर्ता यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग तथा क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, बहुवचनकर्ता क्या है? तो यू, बी, दे और आई, ये सब क्या है? बहुवचनकर्ता है। लेकिन यहाँ पर आई नहीं है। ठीक है, आई के साथ यहाँ पर एम का प्रयोग, जो कि अलग नियम है, बताएंगे आपको। तो यहाँ पर जो है यू, बी और दे, इनके साथ जो है आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद रूल नंबर 3 जो कि आई है, इसमें आई के साथ आर का, सॉरी यहाँ पर एम होना चाहिए, गलती से मिसप्रिंट हो गया लिखने में। आप लोग थोड़ा इस चीज़ को जो है सही कर लेना। यहाँ पर जो है होना चाहिए ए और एम, यानी आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। ऐसा कि आप लोग जानते हैं, इस चीज़ के बारे में आपको बता भी चुके हैं पहले, तो इसलिए यहाँ पर आप लोग जो है यम कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई के साथ एम और क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर, तो सब्जेक्ट के अनुसार ही इज एम आर को लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म तो लगना ही है, इसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसमें है पहला एग्जाम्पल जो है मैं स्कूल जा रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल क्या है? मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद बनेगा आई, क्योंकि मैं का होता है आई और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद तुम स्कूल में पढ़ा रहे हो, तुम स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो तुम का यू और यू जो है बहुवचन है, इसके साथ आर का प्रयोग होगा। तो यू आर टीचिंग इन स्कूल, यू आर टीचिंग इन स्कूल, यानी कि तुम स्कूल में पढ़ा रहे हो।
देखिए हम आपको जो है टेंस एक सरल तरीके से, एक अच्छे तरीके से आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से आपको बार बार ये चीज़ ना पढ़ना पड़े। एक बार आप पहली बार इसको जो एकदम माइंड को जो है एकाग्र करके पढ़ लीजिए, आपको दोबारा कभी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन शर्त है कि आप जो है कॉपी कलम लेकर पढ़ें। आप जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उसे नोट करें और खासकर मेरी बातों को ज़रूर सुनें और इस वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको जो ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा और आपको बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, इसे 6 से पढ़ना चालू कर देते हैं, 6 में 5 में हम इसे, मेरा मानना है कि आपको अच्छे से पढ़ने को मिल जाता है। उसके बाद 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में ऐसे पढ़ते चले आते हैं, लेकिन हम कभी सीख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम कभी सीखना चाहते ही नहीं हैं। ठीक है, तो ये चीज़ छोड़ दीजिए, आपको सीखना है और सीखना पड़ेगा। देखिए बिना टेंस के आपको ना तो एक्टिव पैसिव आएगा, ना ही आपको नरेशन आएगा और ना ही आपको इंग्लिश की अच्छी जानकारी हो पाएगी। आप चाहे जितने बड़े सोचे हम रट के बहुत कुछ कर ले जाएं, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि जो है टेंस हमारे इसकी जो बेसिक है, इंग्लिश ग्रामर की जो है बेसिक है, इसके बिना सारी चीज़ें अधूरी हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर टेंस से संबंधित, ट्रांसलेशन से और ग्रामर, पूरी इंग्लिश ग्रामर को सोच रहे हैं एकदम अच्छे तरीके से, कोई भी फीस, कोई भी कुछ शुल्क लिए बिना हम आपको कंप्लीट करा दें। यही चीज़ आपको बड़े यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जो है आप इसे पेड कोर्स लेंगे, 7,000, 9,000, 10,000 रुपये देकर तब पढ़ेंगे और फिर भी आप उतना ही सीखेंगे जितना आप मेरे इस चैनल से सीख रहे हैं। तो इसीलिए ये आप ना माने कि छोटा चैनल है, ये बड़ा चैनल है। देखिए जब आप देखेंगे तभी तो बड़ा होगा, जब आप इस छोटे से चैनल को देखेंगे, अपना मानेंगे, तभी बड़ा होगा। तो इसीलिए आप छोटा बड़ा ना देखें कि इस पर व्यू ज़्यादा आता है ये अच्छा होगा, इस पर व्यू कम आता है ये कम अच्छा होगा। आप ऐसा ना करें, आपको जो समझ में आए वो चीज़ पढ़ें। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप लोग के समझ में अच्छे से आता होगा, अगर आप सच्चे मन से पढ़ते होंगे तो। जो कभी इंग्लिश नहीं सीखा है वो भी इंग्लिश सीख कर रहेगा, ये मेरा दावा है। चलिए बिना कुछ बातें करते हुए अपने टॉपिक को लौटते हैं। देखिए तो अब हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। सॉरी, पहले से कुछ एग्जांपल और हैं उसे देख लें, फिर नेगेटिव की ओर चलेंगे। तो इसमें कुछ एग्जांपल, जैसे वह कहानी लिख रही है, तो वह जो है सी, यानी जो है वह स्त्रीलिंग है इसलिए सी होगा। तो सी इज राइटिंग ए स्टोरी, सी इज राइटिंग ए स्टोरी, वह कहानी लिख रही है। इसके बाद तुम गणित के सवाल हल कर रहे हो, यानी तुम गणित के सवाल हल कर रहे हो, यहाँ हाई के बजाय हो होना चाहिए। ठीक है, तो तुम गणित के सवाल हल कर रहे हो, तो यू आर सॉल्विंग मिस हल करना, द क्वेश्चन मिस जो है सवाल को या प्रश्न को, आप मैथमेटिक्स यानी गणित के, तुम गणित के सवाल को हल कर रहे हो, तो यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। इसके बाद है मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, तो आई एम हेल्पिंग हिम, हिम मिस उसकी, तो आई एम हेल्पिंग, यहाँ पर हर होना चाहिए भाई, बहुत गलती हो गई है, यहाँ उसकी जो है या उसका होना चाहिए, मैं उसका मदद कर रहा हूँ, तो हर होना तो हिम होता, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, तो आई एम हेल्पिंग हर। ठीक है, इसके बाद जो है अगला है नेगेटिव सेंटेंस। क्या है नेगेटिव सेंटेंस? नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में नहीं शब्द लगा रहता है तो उनका अंग्रेजी अनुवाद करते समय इज एम आर के बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में नहीं शब्द लगा रहता है तो उनका अंग्रेजी अनुवाद करते समय इज एम आर के बाद जो है नॉट लगा देते हैं। देखेंगे इसकी संरचना, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इज एम आर को सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को और उसके बाद अदर वर्ड को। ठीक है, चलिए अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के तरीके से आपको अच्छे से समझ में आ जाता होगा। तो पहला एग्जाम्पल है मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो इसका होगा आई एम नॉट ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड। इसके बाद दूसरा वाक्य सोनिया गांधी संसद में नहीं बोल रही हैं, तो सोनिया गांधी इज नॉट स्पीकिंग इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का होता है संसद होता है और स्पीकिंग मीन्स बोलना, तो सोनिया गांधी इज नॉट स्पीकिंग इन पार्लियामेंट। इसके बाद तीसरा है सुनार अंगूठी नहीं बना रहा है, सुनार अंगूठी नहीं बना रहा है, तो इसका होगा द गोल्ड स्मिथ इज नॉट मेकिंग ए रिंग, द गोल्ड स्मिथ इज नॉट मेकिंग ए रिंग, मेकिंग मीन्स बनाना, रिंग मीन्स अंगूठी और गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार। ठीक है, चलेंगे हम अब इंट्रोगेटिव की ओर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव की हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें दो रूल्स होते हैं। इसमें पहला रूल है जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो, जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो तो इज एम आर को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, देखिए यही चीज़ आपको वहाँ पर मिला होगा, अरे इज एम आर के प्रयोग में हैज हैव हैड के और जो है
वाज बेर के प्रयोग में। वैसे ही सेम यहाँ भी है कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो इज एम आर को वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। देखेंगे इसकी संरचना, तो इसकी संरचना है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की आंजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। इन्हें सबसे पहले हम सब इज एम आर को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। देखिए सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर होगा, ठीक है। तो पहले इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आंजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, ठीक है। चलेंगे हम एग्जाम्पल की ओर। इसमें से पहला एग्जाम्पल है, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं? तो आर द गर्ल्स रीडिंग इन रूम? ऑल द गर्ल्स रीडिंग इन रूम? क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, ठीक है। दूसरा वाक्य, क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? तो इज द सन राइजिंग इन द स्काई? इज द सन राइजिंग इन द स्काई, यानी सूर्य आकाश में निकल रहा है, यानी क्या सूर्य आकाश में निकल रहा है? तो इज द सन राइजिंग इन द स्काई। अब ये होता सूर्य आकाश में नहीं निकल रहा है, तो द सन इज नॉट राइजिंग इन द स्काई। द सन इज नॉट राइजिंग इन द स्काई। इसके बाद अगर होता सूर्य आकाश में निकल रहा है, तो द सन इज राइजिंग इन द स्काई, यानी सूर्य आकाश में निकल रहा है। देखिए आप ऐसे ही पढ़िए, आप एक वाक्य को लिखिए, उसके बाद उसका नेगेटिव बनाइए, उसका इंट्रोगेटिव में दोनों बनाइए, फिर आपको समझ में आएगा कि ऐसे बदलाव होता है। हमें सबसे बड़ी चीज़ सीखना है इसमें क्या अंतर है, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में क्या अंतर करना पड़ता है, ठीक है। बाकी बनाना तो एक ही तरीके से है, वही सब्जेक्ट होगा, वही सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगेगा, उसी के अनुसार वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है कि हम नेगेटिव में नॉट कब लगाएंगे, उसके बाद कब हम इज एम आर को वाक्य में पहले लिखेंगे, कब हम क्वेश्चन वर्ड को वाक्य में पहले लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर ऐसे करके हमें जो है इस चीज़ को, एक ही वाक्य को समझना है। उसके बाद हम बार बार वाक्य को क्या बताएं, एक वाक्य आप सीख गए, उसके बाद तो आप खुद ही कर सकते हैं। क्या है, आप तो एक दूसरे को पढ़ा सकते हैं। देखिए मेरा उद्देश्य है कि आप मेरे इस क्लास को देखने के बाद सिर्फ विद्यार्थी ही ना रहें, आप एक टीचर्स बने। आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप भी दूसरों को सिखाएं कि हाँ ऐसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। मेरा यही उद्देश्य है। बाकी पढ़ता तो हर कोई है। आप खुद एक किताब खरीदो ग्रामर की, उसके बाद पढ़ना चालू कर दो। आप हो सकता है एक अच्छे जो है विद्यार्थी के रूप में कहलाएंगे अगर आप स्वाध्याय करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा पढ़ें कि आप किसी को पढ़ा भी सकें। भविष्य में कभी आपको टीचर बनने की ज़रूरत पड़े तो आपको ऐसा ना हो कि हमें चीज़ नहीं जानते हैं। देखिए हर कोई जानता बहुत कुछ है, लेकिन उसके समझाने का तरीका नहीं है, क्योंकि वो कभी समझा है नहीं, वो खुद रटा है, तो कैसे समझा पाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ है, हम जब समझ के कोई चीज़ पढ़ेंगे तो उसमें हमें यह आइडिया हो जाएगा कि ऐसे समझाया जाता है, तो कहीं ना कहीं हम उससे बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। और यही एक अच्छे टीचर की निशानी है। देखिए टीचर जो बनता है वो जानता है, ऐसा नहीं कि बिना कुछ जाने वो टीचर बन जाता है। सिर्फ गलती ये होती है दोनों में अंतर, कि कोई टीचर आपको अच्छा समझा देता है, कोई आपको अच्छा नहीं समझा पाता है। यानी कुछ टीचर की बातें हम अच्छे से पकड़ लेते हैं और कुछ की नहीं पकड़ पाते हैं, सिर्फ यही दिक्कत होती है। बाकी टीचर्स हर अच्छे होते हैं, जितने भी टीचर्स बनते हैं वो कहीं ना कहीं हमसे आपसे बेहतर होते, तभी वो टीचर बनते हैं। अगर वो टीचर के लायक ना होते तो फिर वो बैठ के पढ़ते ना। अगर वो हमारे सामने गए हैं पढ़ाने तो कहीं ना कहीं हमसे कुछ बेहतर वो हैं, ठीक है। तो इसीलिए चलिए अब टॉपिक की ओर लौटते हैं। तो इसमें तीसरा एग्जाम्पल है, क्या कभी कविता लिख रहा है? क्या कभी कविता लिख रहा है? तो इसका होगा, इज द पोएट राइटिंग पोइट्री? पोइट्री मीन्स क्या होता है, कविता, और पोएट मीन्स कवि, और राइटिंग मीन्स लिखना। तो इज द पोएट राइटिंग पोइट्री? क्या कभी कविता लिख रहा है? इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव के जो दूसरे रूल की तरह, यानी दूसरे रूल मीन्स नियम, यानी दूसरे नियम की ओर। तो दूसरा नियम हमारा कह रहा है कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएगा तो हम पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, और उसके बाद हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, इज एम आर को लिखेंगे, फिर उसके अनुसार सब्जेक्ट को, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, ऐसे करके हमें लिखना है, ठीक है। अभी हम बताएंगे आपको संरचना में। तो पहले तो ये देखेंगे कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द, अब देखेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द क्या क्या होता है। तो ऐसा आप लोग जानते होंगे, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो जब ये शब्द किसी भी वाक्य के बीच में आ जाएंगे तो वहाँ पर हम उस वाक्य की जो है तब उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो उसके बाद हम और भी रूल्स लगाएंगे। तो चलेंगे हम अब संरचना देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद हम
सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर को लिखेंगे और उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को, फिर अदर वर्ड को, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क को जरूर लगाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके कुछ एग्जाम्पल की ओर, जिसमें से हमारा पहला एग्जाम्पल है, प्रधानमंत्री कल पटना क्यों आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कल पटना क्यों आ रहे हैं, तो इसका होगा व्हाई, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है व्हाई, और प्रधानमंत्री जो अकेला होता है, ठीक है, सिंगुलर नंबर, तो व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर, व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर कमिंग पटना टुमारो मिस कल, ठीक है। तो व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर कमिंग पटना टुमारो। इसके बाद दूसरा वाक्य, वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा है, वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा है। देखिए ये वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, ठीक है, इसमें दोनों रूल लगेगा। तो पहले क्यों की लिखेंगे व्हाई, उसके बाद इज, उसके बाद ही, फिर नॉट हेल्पिंग यू। तो जब ऐसा वाक्य आएगा तो हमें ऐसे ही करना, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो वह तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहा है, तो व्हाई इज ही नॉट हेल्पिंग यू, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद तीसरा वाक्य, अगले सप्ताह दिल्ली तुम क्यों जा रहे हो, यानी अगले सप्ताह तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो, ऐसा होना चाहिए, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है। अगले सप्ताह तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो, ऐसे जो ज़्यादा अच्छे से बैठता है वाक्य, कि अगले सप्ताह तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो। तो इसका अनुवाद करेंगे, व्हाई आर यू गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक भी होता है अगला सप्ताह, और उसके बाद गोइंग मीन्स जाना, ठीक है। तो व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू, सॉरी, व्हाई आर यू गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, व्हाई आर यू गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, यानी अगले सप्ताह तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो। और वाक्य होता कि अगले सप्ताह तुम दिल्ली जा रहे हो, अगले सप्ताह तुम दिल्ली जा रहे हो, तो होता यू आर गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। यही होता तुम अगले सप्ताह दिल्ली नहीं जा रहे हो, तो यू आर नॉट गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। चलेंगे अब हम कुछ वाक्य और बताएंगे जिनके माध्यम से आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखेंगे इसमें है, हम लोग इन दिनों बिजली की समस्या से झेल रहे हैं, यानी हम लोग इन दिनों बिजली की समस्या से झेल रहे हैं। तो इसका अनुवाद बनेगा, बी मतलब हम लोग, आर मतलब बहुवचन है, ठीक है, हम लोग बहुवचन है, तो बी आर सामना कर रहे हैं या झेल रहे हैं, तो इसका होगा फेसिंग। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, और प्रॉब्लम में समस्या की, और दीज डेज मतलब इन दिनों, तो हम लोग इन दिनों बिजली की समस्या से झेल रहे हैं, तो बी आर फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स दीज डेज, ठीक है। तो हम लोग इन दिनों बिजली की समस्या से झेल रहे हैं। इसके बाद दूसरा वाक्य, अब आप कैसा महसूस कर रहे हो, यानी अब आप कैसा महसूस कर रहे हो, तो इसका बने कैसे का होता है हाउ, तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ, नाउ मीन्स अब, तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ, फीलिंग मीन्स महसूस करना, ठीक है। तो हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इसके बाद आज का लास्ट वाक्य है इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, ये है, राकेश और मुकेश शराब नहीं पी रहे हैं, यानी राकेश और मुकेश शराब नहीं पी रहे हैं, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद बनेगा, राकेश एंड मुकेश आर नॉट ड्रिंकिंग वाइन, वाइन मीन्स क्या होता है शराब, और ड्रिंकिंग मीन्स पीना, ठीक है। और राकेश मुकेश यानी दो लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आर लगेगा। अब ये नहीं कि नाम है तो इज लगा दो, जब नाम एक ही होता केवल राकेश होते तब लगता, ठीक है। जब दो नाम होगा तो यानी कि ये दो लोग की बात हो गई, और जब एक से अधिक की बात हो तो वहाँ पर जो है बहुवचन हो जाता है, ठीक है। तो राकेश और मुकेश शराब नहीं पी रहे हैं, तो राकेश एंड मुकेश आर नॉट ड्रिंकिंग वाइन। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग के समझ में अच्छे से आया होगा। देखिए आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास बुक हो या फिर वैसे भी कोई वाक्य आप सोचकर अच्छे तरीके से आप जो है कम से कम 10 से 15 वाक्य की एक्सरसाइज कीजिए। जब उसका आप अभ्यास करेंगे तो आपको जो है ये टेंस में जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आप इस चीज़ से जो है खुशी होंगे कि हमें ये चीज़ आ गया, ठीक है। आप एक गर्व के साथ कहेंगे कि हमें टेंस जो है सीख लिया है, हमने एक अच्छे तरीके से टेंस को सीख लिया है, चाहे जहाँ से पूछो, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए हमारे और भी वीडियोस को देखते रहिए। और साथ में अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली और भी सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, कहीं आप पीछे ना हो जाएं। धन्यवाद।